नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं मुकेश कुमार और 10 की बात के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज 10 की बात में विस्तार से चर्चा करेंगे श्रीलंका के अनुरा कुमार दिशानायके की नई वामपंथी सरकार की और नई सरकार के साथ भारत के संबंध की। दिशानायके की चुनौती के साथ साथ भारत और चीन के साथ संतुलन स्थापित करने की उनकी काबिलियत की विस्तार से चर्चा करने के बाद आपको बताएंगे कि आज क्या हो रहा है वायरल और क्या है ट्रेंडिंग। फिर उसके बाद कल की हेडलाइन और अंत में अन्नदाता किसानों और हमारी सीमा की रक्षा में दिन रात जाग रहे सैनिकों को शुभ रात्रि कहने से पहले आपको सुनाएंगे क्या है आज की अच्छी खबर और क्या है गुड न्यूज। तो शुरू करते हैं विस्तार से। श्रीलंका में नई सरकार का गठन हो गया है। अनुरा कुमार दिशानायके राष्ट्रपति बन चुके हैं। अनुरा कुमार दिशानायके वामपंथी विचारधारा के हैं। उनकी राजनीति की नींव ही मार्क्सवाद की सोच पर आधारित है, जिस सोच से इस समय श्रीलंका के सुप्रीम सभी नेता प्रभावित हैं। चीन में उसी विचारधारा की सरकार है और दशकों से यही विचारधारा चीन में पल्लवित और पुष्पित हो रही है। ऐसे में श्रीलंका की नई सरकार का झुकाव विचारधारा के करीबी चीन की तरफ होगा या नेवर फर्स्ट की पॉलिसी पर ईमानदारी के साथ आगे बढ़कर खुले दिल से मदद करने वाले भारत की तरफ, इस बात पर सभी की नजर है। दिशानायके राष्ट्रपति बनने के 7 महीने पहले फरवरी के माह में भारत आए थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों ने इस मुलाकात को काफी पॉजिटिव और आने वाले समय के लिए सकारात्मक बताया था। जब वो भारत आए थे तब शायद किसी को यह पता नहीं था कि वो 7 महीने बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, क्योंकि 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी को केवल 3% वोट मिले थे और 2024 के इस चुनाव में वो 42.31% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता बने और राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ली। दिशानायके का इतिहास भारत विरोधी रहा है। वो विपक्ष में रहने के दौरान भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं और श्रीलंका में इनकी राजनीतिक पहचान भारत विरोधी नेता की रही है। 1987 में जब गृह युद्ध से श्रीलंका जूझ रहा था तब भारतीय शांति सेना की मदद को भी इस पार्टी ने बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देखा था और जमकर श्रीलंका में बवाल काटा था। लेकिन 2024 के चुनाव में 2024 के चुनाव के 1 साल पहले इन्होंने अपनी छवि में बदलाव लाया और अपने आप को पूरी तरीके से भारत के पक्ष में भले ही नहीं किया हो, लेकिन एक न्यूट्रल स्टैंड वाले राजनेता के रूप में अपनी छवि को इन्होंने स्थापित किया और इसी क्रम में वो भारत आकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। राजनीतिक रूप से अलग विचारधारा होते हुए भी दिशानायके के वर्तमान परिस्थिति में भारत का विरोध करने की स्थिति में वो कभी नहीं थे और उन्हें यह समझ आ चुका है कि भारत को नजरअंदाज कर वह लंबे समय तक हिंद महासागर की राजनीतिक भौगोलिक परिस्थिति में स्थिर नहीं रह पाएंगे। दिशानायके की नीति और चुनौती दोनों ही हिंद महासागर में भारत और चीन के साथ संतुलन बना के रखना ही है। नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत के मुताबिक भले ही दिशानायके और जेवीपी का रुख पहले से थोड़ा भारत विरोधी रहा हो, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ बदलाव उनमें दिखा है। प्रोफेसर पंत कहते हैं कि श्रीलंका में भारत के प्रभाव को कम करने का उनका एक बड़ा एजेंडा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों से दिशानायके के बयान थोड़ा संतुलित और नई सोच के साथ शुरू हुआ या नए सोच उनके विचारों में दिखने लगा है। उन्होंने सुशासन, संतुलन और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति पर जोर दिया है। मुझे यह भी लगता है कि उनकी सरकार का ध्यान भी इसी पर रहेगा, क्योंकि अगर उन्हें हिंद महासागर में बैलेंस रखना है, शक्ति का संतुलन करना है, तो उन्हें इन बातों पर ध्यान रखना होगा। खासकर IMF पैकेज के बाद के प्रभावों और समाज पर पड़े असर को ध्यान में रखकर यही मुद्दा उनके चुनाव में जीत के कारण भी बने थे, क्योंकि चुनाव के दौरान भी उन्होंने इन्हीं सब मुद्दों पर नजर रखा था, इन्हें अपना चुनावी एजेंडा भी बनाया था। प्रोफेसर पंत का यह भी कहना है कि साल 2022 में जिस तरीके से राजपक्षे की सरकार चली गई और विक्रम सिंघे आए, उस दौरान भारत ने जिस तरीके से श्रीलंका की मदद की थी, उसे ध्यान में रखकर श्रीलंका की नई सरकार को काम करना होगा। लेकिन साथ में यह भी सच है कि दिशानायके के कुछ भारतीय परियोजना की आलोचना करते उनकी बातें, उनके बयान देखे जा सकते हैं जो इसके पहले उन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी आज तक, ना पहले, ना अभी, ना आगे, चीन की कभी उन्होंने आलोचना नहीं की। श्रीलंका भी आर्थिक संकट में है और उसे भारत के मदद की जरूरत पड़ती रहेगी। जब श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया था तो भारत ने तुरंत वित्तीय सहायता दी थी और मुझे लगता है कि नए राष्ट्रपति इन बातों को ध्यान में रखेंगे और मुझे यह भी लगता है कि वो भारत को
बाहर करके देश को कठिन हालात में फिर से नहीं ले जाएंगे। श्रीलंका के कुछ विद्वान जो कि विदेश नीति के जानकार हैं और श्रीलंका के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, उनका भी यही मानना है कि जेवीपी फिलहाल किसी भी देश से बहुत करीब या बहुत दूर का रिश्ता नहीं रखेंगे, यानी चीन के साथ भी करीबी संबंध रखेंगे और ना ही कोई बहुत ज़्यादा दूरी उनसे बनाएंगे, और भारत के साथ भी वो ना तो बहुत ज़्यादा करीब आएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा दूर उनकी कोई नीति होगी। प्रोफेसर पंत कहते हैं कि अगर वो ऐसी आर्थिक नीतियां लाते हैं जिसमें श्रीलंका में स्थिरता बनी रहती है तो वो भारत के लिए अपने आप में अच्छी बात होगी। भारत के लिए परेशानी तब होगी जब इस तरीके की स्थिति आ जाती है जहां हमारे पड़ोसी देश आर्थिक बदहाली की कगार पर चले जाते हैं और फिर उसके बाद भारत को समर्थन करना पड़ता है, वहां जाकर उन्हें संभालना पड़ता है, उन्हें समाधान देना पड़ता है, उन्हें आर्थिक पैकेज देनी पड़ती है, उन्हें मदद देनी पड़ती है और बदले में भारत इस बात पर भी नजर रखेगा कि उनकी जो संवेदनशीलताएं हैं उनका ध्यान भी श्रीलंका की नई सरकार रखे। 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर इन्होंने एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो वहां से भी इन्होंने कर्ज लिया हुआ। अन्य देशों और संस्थाओं अब जो हिंद महासागर की हम बात करते हैं, हिंद महासागर के जितने भी देश हैं या भारत के आसपास जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्री, उन सबको चीन ने किस तरीके से अपने लोन ट्रैप में लिया था और उसी में एक श्रीलंका भी आता है। इस लोन ट्रैप का जो है आपसी संबंधों पे काफ़ी असर पड़ता है, खासतौर पर श्रीलंका को जिस तरीके से ट्रैप में लिया और उससे जो असर पड़ा वो आप देख रहे हैं। अब पोर्ट्स के लिए चीन जो इधर उधर पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करता है, उसमें तंजानिया को उन्होंने 10.4 अरब डॉलर का जो है कर्ज चीन ने दिया है पोर्ट के लिए, ऑस्ट्रेलिया को 8.1 अरब का डॉलर, गिनी राज्य को 7.2 अरब का, या तो ये एक डेप्थ ट्रैप जो कहता है, जो चीन जो है अपनी आर्थिक ट्रैप में अपने आसपास के पड़ोस के देशों को लेता है। पाकिस्तान हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो और चाहे बांग्लादेश हो, सभी पे अपने तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करता है और श्रीलंका इसका ताज़ा उदाहरण है। विस्तार से मैं श्रीलंका और भारत के बीच में जो संतुलन, नई सरकार बनने के बाद जो स्थिति है उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। वक्त एक छोटे से ब्रेक क्या हो रहा है और ट्रेंडिंग क्या है। वैसे बहुत सारे वीडियो आपने देसी जुगाड़ के देखे होंगे, लेकिन इस बार जो देसी जुगाड़ का वीडियो सामने आया है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। और इस बार एक शख्स ने प्लास्टिक के कचरे से ज़बरदस्त इनोवेशन करके दिखाया है। उसने कचरे को रीयूज करते हुए प्लास्टिक की बोतलों से शानदार घर बना डाला है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग खूब जमकर इसकी तारीफ कर रहे हैं, इसे पसंद भी कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतलों से बने इस घर की तारीफ से ज़्यादा इसे बनाने वाले की तारीफ की जा रही है और इंस्टाग्राम पर प्लास्टिक की बोतलों से बने इस घर के वीडियो को देखने के बाद लोग खुद भी ऐसा घर बनाने की चर्चा भी कर रहे हैं। बता दें कि इंस्टाग्राम पर अक्षय_जाखर.1 नाम के अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो को कुल 65,70,000 लोगों ने देखा हुआ है। उससे ज़्यादा लोगों ने अब तक इसे देख चुके हैं और तकरीबन 2,36,000 लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया, पसंद किया। इतना ही नहीं, इस वीडियो को 1 लाख यूजर के साथ शेयर भी किया गया। यानी प्लास्टिक बोतलों से बने घर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि बहुत ही सुंदर है और दूसरे यूजर ने लिखा कि बहुत सुंदर है लेकिन धूप में ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बोतलें ख़राब हो जाएंगी, मेहनत और पैसा दोनों जाएगा। तीसरे यूजर ने कहा कि वाह यार, क्या इस मिस्त्री का नंबर मिलेगा। यानी बहुत सारे लोग जो है, हालांकि लाइट मूड में भी कह रहे हैं कि क्या इस मिस्त्री का नंबर मिलेगा जो इस तरीके के प्लास्टिक जो रीयूज करके वो अपना भी घर बनाना चाहते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं और सोशल मीडिया पर यह काफ़ी वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पे भी है, लोग इसे शेयर कर रहे हैं अपने दूसरे अकाउंट पे भी। और जो दूसरी खबर है, तो दूसरी खबर आज मैं इसके बाद ट्रेंडिंग खबर के बाद कल की खबर मैं आपको बताता हूँ, जो कल की बड़ी हेडलाइन, जो कल आप अखबार खोलेंगे उसमें कौन सी खबर आपको हेडलाइन के रूप में दिखेगी। तो पहली जो खबर है वो नोएडा में हो रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे उसका उद्घाटन। 70 देशों के खरीदारों ने कराया है रजिस्ट्रेशन और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी इस उद्घाटन में यहाँ पर आएंगे और शिरकत करेंगे। तो नोएडा में ये हो रहा है। दूसरी जो खबर है वो है जम्मू कश्मीर विधानसभा से। दूसरी खबर है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को कल सुबह वोटिंग होगी। 6 जिलों की 26 सीटों पर 25.78 लाख मतदाता जो है वो वोट डालेंगे और मैदान में दो से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने आखिरी सेगमेंट में आपको दिखाएंगे गुड न्यूज़ की बात में। अब समय है गुड न्यूज़ का। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है।
रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.8% पर बरकरार रखा है। एजेंसी ने उम्मीद जताई है कि RBI अपनी अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत ब्याज दरों में कटौती शुरू कर देगा। इससे पिछले हफ्ते जारी एक रिपोर्ट में S&P ग्लोबल रेटिंग्स में कहा गया था कि भारत वित्त वर्ष 2030-31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। रेटिंग एजेंसी S&P को बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में सबसे बड़ा माना जाता है, जिसमें मूडीज रेटिंग्स और फिंच रेटिंग्स भी शामिल है। बता दें कि RBI ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के विकास दर 7.2% रखने का अनुमान जताया है। तो गुड न्यूज के साथ देश के अन्नदाता किसान, तो ये थी गुड न्यूज, और गुड न्यूज के साथ देश के अन्नदाता किसान और हमारी सीमा की रक्षा में लगे जवानों को धन्यवाद के साथ करने के साथ हम आपको घर में चैन की नींद सोने के साथ आपको शुभ रात्रि कहेंगे। लेकिन शुभ रात्रि करने से पहले आपको बता दें कि 10 की बात पे अभी जो हमने खबर दिखाई, ये खबर आपको कैसी लगी, और अगर आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि कुछ नया सेक्शन इस खबर में जुड़े, इस प्रोग्राम में जुड़े, तो आप अपनी बात, अपनी राय हमें 10kibaat@gmail.com पर दे सकते हैं। आपकी राय, आपका सुझाव हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और आप अगर सुझाव देते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, और आपके सुझाव पर हम अमल भी करेंगे अगर आप कोई सुझाव देते हैं। फिलहाल किसानों को धन्यवाद, और जो हमारे जवान जो कि दिन रात हमारी सुरक्षा में जवान जो सीमा पर जगे रहते हैं, उन सबको धन्यवाद कहने के साथ आपको शुभरात्रि करने का समय आ गया है। तो शुभरात्रि, और बने रहिए हमारे साथ। कल इसी तरीके से रात 10 बजे में 10 की बात के साथ आऊँगा, नई खबर नए नियम के साथ। नमस्कार।